हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर में हमने बात की थी पावर शेयरिंग कैसे काम करती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग के साथ साथ में जो पावर डिवाइड होती है ना किसी स्टेट के अंदर, उस पावर डिवीजन के सिस्टम को हम बेसिकली फेडरलिज्म बोलते हैं। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो हम ऐसे बोलेंगे कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पावर डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? आइडियली यदि हम वर्ल्ड के सिनेरियो को देखते हैं तो वर्ल्ड में पावर दो भागों में डिवाइडेड होती है, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहीं पर हम साथ में छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ये पावर डिवीजन 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट का है, जिसको हम बाद में बात एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज, दूसरा साथ में हम ये समझते हैं कि फेडरल जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सिस्टम कैसे काम करता है और उसके पास में जो पावर हैं वो सेपरेट होती हैं या फिर उसकी खुद की होती हैं जो वो किसी काम को रेगुलेट करती है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपनी खुद की पावर होगी, ठीक है, काम करने के लिए। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास अपनी पावर होगी, जब वो किसी भी स्टेट में जाकर के अपनी पॉलिसीज को है ना इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनकी खुद की पावर होती है। एक चीज, अब यहीं पर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल जो है वो इंडिया और यूएसए हैं। इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम है और यूएसए के अंदर भी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, इसी के साथ साथ में वर्ल्ड सिनेरियो ना केवल फेडरल सिस्टम चलता है बल्कि वहां पर यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट भी होती है। अब यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, जिसके अंदर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ओन पावर। वहां पर केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर पावर होती है और वही पूरी कंट्री को एक गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को रेगुलेट करती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो पूरी कंट्री को रेगुलेट करती है। इसमें एग्जांपल जो है उसमें फ्रांस एग्जांपल है और इंग्लैंड उसका एग्जांपल है। एक चीज, दूसरा हम साथ में ये भी समझेंगे, अगर हम मोटा मोटा देखें तो पावर इसमें ना फेडरल सिस्टम में क्या होता है, पावर अगर हम इसको पावर बोले हैं ना तो पावर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर बेसिकली हर एक स्टेट में है ना या फिर रीजनल पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, यहां पर पावर यूनाइट होती है। मान लो कि ये पावर है और बाहर से छोटी छोटी पावर जो है वो यूनाइट हो रही हैं। तो पावर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां पर जो पावर है वो यूनाइट हो रही है और यहां पर पावर स्प्रेड हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और इसी को बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। यहां तक हम ये समझ चुके। अगली जो हेडिंग है हमारी उसको समझते हैं हम फेडरल फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। अब फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के, तो इसमें फीचर्स में पहला पॉइंट है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से अधिक उसके लेवल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैव इट्स ओन जुरिडिक्शन। इसका मतलब है कि मैं एक भारत का सिटीजन हूं, किसी कोई भी सिटीजन, आप भी भारत के सिटीजन हैं, तो हम लोग जो हैं हमारे ऊपर एक तो स्टेट की पावर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सेंटर की पावर की एक बड़ी अथॉरिटी के हम अंडर काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी अथॉरिटी है और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी अथॉरिटी है। तो उनकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन में वो गवर्नमेंट काम करती हैं और दोनों ही गवर्नमेंट का हम पर रूल चलता है। तो यहां पर सेम सिटीजन होते हैं, ये लिखा है यहां पर, गवर्न सेम सिटीजन पर जो है दोनों ही गवर्नमेंट काम करती हैं। यहां पर ये बात लिखी हुई है। जुरिडिक्शन का यहां पर बेसिकली मतलब होता है किसी भी काम को जब करते हैं तो उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। तो हर एक गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, आउट ऑफ लिमिट वो क्रॉस नहीं होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है। साथ ही अगला है कि स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड है, मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, किन किन एरियो में वो कानून बना सकती है और किन किन एरियो में वो कानून नहीं बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी साथ ऐसा ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तरीके से। तीसरा हम देखते हैं यहां पर फोर्थ कि अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंसेंट ऑफ बोथ लेवल। अब यहां पर क्या, अगर
कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रेशर ग्रुप, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि प्रेशर ग्रुप्स वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो प्रेशर ग्रुप यदि आकर के बोलने लगे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ये खराब है, इसका सिस्टम खराब है, ये ठीक नहीं है, इसमें हमको चेंज करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बेसिकली आपको आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अपने आप में। कैसे कि एक तो आपको जो लोअर हाउस और अपर हाउस है उसमें से टू थर्ड मेजॉरिटी आपको चाहिए होगी, प्लस जो 50% स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसमें से वोटिंग कंसेंट चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर वो जो अमेंडमेंट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स रास्ता है जिसके थ्रू कोई भी प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस ना कर सके गवर्नमेंट को, फेडरल स्ट्रक्चर को उसको कमजोर करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को उसको वीक बनाने के लिए कोई ऐसी पावर काम ना कर सके। यहाँ तक हम लोग समझे। आगे जब हम देखते हैं इसको, इसकी फीचर्स को देखते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि जुडिशियरी एक्ट्स एज एन एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या समझते हैं कि जो जुडिशियरी है वो एज एम्पायर, जैसे क्रिकेट चलता है ना, जब क्रिकेट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है तो एम्पायर बताता है कि क्या सही है क्या गलत है विद प्रूफ, और उसको लगता है कि अगर ये डिसीजन एकदम फेयर और इसमें कोई पक्षपात, इसमें डिस्क्रिमिनेट बिहेव नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो जुडिशियरी है वो हमारी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट बिहेव नहीं करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो ठीक है तो उसका साथ देती है, और उसको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ज़्यादा कंसेंट है और इसके पास जाना है तो वो वहाँ दे देती है। तो वो एज ए एम्पायर काम करती है। लास्ट पॉइंट इसमें कि जो हम समझते हैं फेडरलिज्म को, तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं फेडरलिज्म के जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कि ये किसी भी कंट्री को यूनिटी बनाने का काम करता है। इसका मोटो है कि वो यूनिटी मेंटेन करे। पहली चीज़, बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, रिलीजियस है ना, डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को हटा करके उसमें यूनिटी मेंटेन करे, राइट। दूसरा, कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करे। अब जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और हम यही सोचें कि हम पूरी की पूरी कंट्री में रेगुलेट अथॉरिटी बन के हम सारा काम कर लेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल को ये नहीं पता होगा कि दूसरे कल्चर की वैल्यू वो कितना उससे जुड़े हुए हैं, कितना उससे अटैच फील करते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि पावर डिवीजन करना, क्योंकि उनके कल्चर और उनकी एथनिक सिस्टम को, उनकी वैल्यूज को उनको सपोर्ट मिल सके, उनको बढ़ावा मिल सके। इसलिए जो फेडरलिज्म है बेसिकली ये अलग अलग कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटी का भी बेहद ध्यान रखता है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं आइडियल फेडरल सिस्टम की। अब फेडरलिज्म जब हम पढ़ते हैं आगे तो हम ये सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल फेडरल सिस्टम क्या है। उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, इसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए। पहला क्या था? म्यूचुअल ट्रस्ट। दो जो स्टेट होंगे, एक स्टेट ए होगा, दूसरा स्टेट बी होगा, दोनों के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होना जरूरी है। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट होगा तो ही कोई भी दो स्टेट आपस में फेडरेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरा कि उन दोनों के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक रिटन इसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें दोनों ही स्टेट ए और स्टेट बी दोनों एग्री करते हों और साथ में रह करके मिल करके एक बड़ी गवर्नमेंट या बड़ा स्टेट फेडरेशन बना सकें। दो चीज़ें जरूरी होती हैं एक आइडियल फेडरल सिस्टम को बनाने के लिए। दूसरी बात अगर इसमें समझने की कोशिश करें कि वो ये है कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन क्या है। जब हम टाइप्स ऑफ फेडरेशन देखते हैं तो देखते हैं पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये क्या है इसको समझिएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है? जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। अब ये कैसे काम करता है उसको समझिएगा। जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए में बहुत सारे स्टेट हैं, राइट। एक स्टेट ये हो गया, 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 बहुत सारे स्टेट हैं। और वो स्टेट एक बड़ी टेरिटरी में आकर के अपने आप को उसका हिस्सा मनवाना चाहते हैं, ऐसा समझिएगा आप। जैसे कि यूएसए में आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे छोटे स्टेट हैं, वो सब साथ मिलकर के एक पूरी फेडरेशन नाम लेते हैं, वो अपने आप को फेडरल स्टेट बताते हैं, जिसको बोलते हैं यूएसए।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब सब वो एक साथ आ गए हैं और एक ही नाम से सब के सब स्टेट जाने जाते हैं जिसका नाम है अमेरिका। अब इनकी एक विशेषता क्या है, इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके अंदर जो पावर है वो इक्वली डिवाइडेड होती हैं। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। स्टेट का अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और इस स्टेट का, अलग अलग स्टेट का अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो यहाँ पर कुछ स्टेट एक साथ मिलकर के इक्वल डिवीजन ऑफ पावर के साथ में काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये था टाइप्स ऑफ फेडरेशन में, जिसको पहला बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, इसका एग्जांपल है इंडिया। कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है कि जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और कोई स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और कोई स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही आपस में पावर को डिवाइड करती हैं। इन्होंने भी इनके पास भी कुछ अपनी पावर्स है, इनके पास भी हैं, लेकिन ज्यादा इनके पास हो सकती हैं, फिर थोड़ी कम इनके पास हो सकती हैं, या फिर इनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द कंट्री यही देखा गया है कि सेंट्रल स्टेट में पावर ज्यादा होती है। तो मैंने एकदम सही बोल रहा हूं कि जो सेंट्रल स्टेट के पास ज्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बेसिकली। तो यहीं पर इसी को मैंने यहाँ पर एलिबरेट किया है कि होल्डिंग टुगेदर, वो कुछ स्टेट आपस में एक साथ आकर के मर्ज होकर के होल्ड हो जाते हैं, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जिसमें पावर हायरार्की काम करती है। पावर हायरार्की कैसे काम करती है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर अन्य गवर्नमेंट है जो अलग अलग जाकर के क्षेत्र में काम करते हैं। एक चीज अब आगे आप ये समझेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब इंडिया के सिनेरियो में बात करते हैं, इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है और वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं। पहला कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वो थोड़ी सी अलग है और कंट्रीज के मुकाबले में। पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे कि इंडिया के अंदर टू टाइप्स या दो तरीके से पावर के डिवीजन नहीं है ना, जबकि तीन तरीके से, 3 टायर गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर कहें कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, जिसमें पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा एक दिमाग में कि ये लोकल गवर्नमेंट बॉडी क्यों बनाया गया इंडिया में। आप ये समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड में तो सेंट्रल और स्टेट है, तो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है। इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट हैं जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग पीपल हैं। तो जब इतनी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है तो वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझ सकती है, इवन उसको स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं समझ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो वो छोटी प्रॉब्लम जो है, वो छोटी छोटी एक विलेज की समस्या है, एक कम्युनिटी की समस्या है, एक मोहल्ले की या पड़ोस की समस्या है, उसको सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है अपने आप में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लाया गया, लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लाया गया। ये 1992 में, उससे पहले भी बहुत सारी कमेटीज बनी है ना, और तब जाकर के इसकी डिमांड हो रही थी कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की डिमांड इंडिया के लिए बेसिकली सही है। फिर जाकर के 1992 में बेसिकली इंडिया में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज कॉन्सेप्ट को लाया गया। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तीसरा इसमें है कि जो ये पावर है, अब आप एक बेसिकली क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि पावर्स तो डिवीजन ठीक है, आपने 3 टायर्स में बांट दिया सिस्टम को, इधर इंडियन सिस्टम की बात हो गई, लेकिन अब इसमें वर्क कैसे डिफाइन होगा, किस सिस्टम का, किस स्टेट का क्या वर्क होगा। आप जनरली घर में देखते होंगे, परिवार में देखते होंगे, वहां पर भी लेबर ऑफ डिवीजन है ना, पूरा एकदम डिवीजन ऑफ लेबर काम करता है। फादर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फादर बखूबी जानते हैं। मदर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मदर उसको अच्छे तरीके से समझती हैं और उसको पूरा भी करती हैं। और बच्चों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो यहाँ पर एक पूरी सिस्टम तब बन पा रहा है जब सब अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को
वर्ग की अहमियत को समझ पा रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर है, सिंपल देखिएगा, जो पावर सेंटर में है वो पावर यूनियन पावर कहलाती हैं, वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। उनकी एक लिस्ट है, सेंटर की अपनी एक लिस्ट है कि ये काम मुझे को करना है, ये काम मुझे करना है, इस पर मुझको लॉस बनाने हैं, इसको इस वाले काम को मुझे करना है। उनकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से वो काम को देखते हैं और अपना काम कर लेते हैं इजीली। उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या क्या काम आते हैं यूनियन में? पहला आता है नेशन रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट हो गए कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोई ना कॉन्वर्सेशन करनी है कि भाई इराक कैसे काम कर रहा है, ईरान कैसे काम कर रहा है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में यूएसए ने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन सब तमाम मुद्दों पर अगर कोई सब्जेक्ट्स या कोई डिसीजन लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो यहाँ पर ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। दूसरा बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये मुख्य, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बैंकों का, बैंक आरबीआई है ना। तो आरबीआई का जितना भी काम होता है, पैसे से संबंधित जितनी बातें होती हैं, है ना, बैंक संबंधित जितनी बातें होती हैं, सब यूनियन देखती है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, स्टेट के अपने कुछ काम है, जैसे मैंने बताया सूची होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें से वो देख करके अपने अपने कामों को चुन लेता है, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को चुन लेता है। पहला होता है ऐसा पुलिस, जैसे कि आप जानते हैं यूपी पुलिस होती है, हरियाणा पुलिस होती है, हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है, उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। अगर हाँ सेंटर की फोर्स होती भी है तो वो अलग फोर्स होती है, वो स्टेट वाली फोर्स के अंतर्गत नहीं आती है। तो स्टेट की एक अपनी एक पुलिस हो गई, ट्रेड यूनियन हो गया, है ना, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। ये बेसिकली सेंट्रल लेवल के मुद्दे नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, या फिर ये कहेंगे रीजनल लेवल के मुद्दे हैं। इनको स्टेट रिजॉल्व कर लेता है, स्टेट इन समस्याओं का निवारण कर लेता है बेसिकली। अगर हम समझें तो ये नॉर्मली स्टेट लेवल पे सॉल्व हो जाती है, तो स्टेट के विषय हो गए, स्टेट इनको सॉल्व कर लेता है। तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। आप परिवार में भी देखते होंगे अपने में कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनमें पिता, माता और बच्चों तीनों को, है ना, तीनों को मिलकर के डिसीजन लेने होते हैं। ऐसे डिसीजंस गवर्नमेंट भी लेती है, जहां पर वो मिलकर के डिसीजन लेती है, ऐसे डिसीजन को बोलते हैं, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत वो विषय आते हैं। जैसे कि एजुकेशन इतना असेंशियल है ना हमारे और आपके लिए कि उसमें एक गवर्नमेंट इनफ नहीं है उसका अपलिफ्ट, उसका डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मदद चाहिए होगी, स्टेट की भी और लोकल की भी। तो यहाँ पर दोनों तीनों गवर्नमेंट आपस में बैठ करके और आगे कैसे हम एजुकेशन के लिए काम कर सकें, इसलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, उसके बाद ट्रेड यूनियन के जितने विषय हो गए, या फिर मैरिज, अडॉप्टेशन, दुनिया भर के सारे छोटे छोटे मुद्दे या जो अहम मुद्दे हैं अपने आप में, जो अपने आप में असेंशियल हैं, जो अपने आप में सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही सामूहिक वार्तालाप, सामूहिक कॉन्वर्सेशन से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, ऐसे मुद्दों को हम कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो मुझे लगता है होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्टेट के अंदर जो फेडरेशन हमने बना दिया, फेडरल सिस्टम को, फेडरल स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। उस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट हैं जिनको हम स्पेशल पावर देते हैं। पावर क्यों देते हैं पहले ये समझिएगा। आर्टिकल 371 के तहत उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि उनको हम स्पेशल पावर्स देंगे, उनको प्रमोट करेंगे। क्यों प्रमोट करेंगे उनको? क्योंकि वहाँ पर कुछ जो लोग रहते हैं वो इंडेंजर्स स्थिति में हैं, वो कम है, उनका नंबर ऑफ जो सिनेरियो, उनका नंबर ऑफ जो अमाउंट है, उनकी जो संख्या है वो कम है। जब उनका जो है वो नंबर कम है तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अपनी वैल्यूज़ और उनकी कल्चर को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल स्टेटस बनाया गया है। और ये भी बताया गया है कि वहाँ पर कोई भी थर्ड अलग स्टेट का व्यक्ति वहाँ पर जाकर रह नहीं सकता, ज़मीन नहीं ले सकता, वहाँ पर फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकता, व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर वो कर लेगा तो अन्य अन्य तरीके के और कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकते हैं, और उन जो वहाँ पर खुद ही अभी माइनॉरिटी में हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाएं, उनकी वो मूल नेटिव प्लेस, उसकी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है वो ख़त्म ना हो जाए, और हमारी कंट्री से जो एक डाइवर्सिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया है एक स्टेट के रूप में। ठीक है, अलग अलग स्टेट जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड है और मिजोरम है। ये 3-4 स्टेट हैं बेसिकली जो आर्टिकल 371 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस में आते हैं।
ठीक है। बेसिकली अभी मैंने आपको ये सारी बातें बताई, इन सब बातों में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं एक शब्द बोल रहा हूं उसका ध्यान से सुनिएगा, फेडरल स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में कैसे फेडरल सिस्टम काम करता है, अभी तक हमने ये समझा है। आगे वाली वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फेडरल सिस्टम प्रैक्टिस में काम करता है ना। यू विल सी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट फेडरल सिस्टम। अब उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे वो इंडिया में 3 टायर गवर्नमेंट कैसे काम करती है इंडिया में, हम ये समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, कैसे डिसेंट्रलाइजेशन जो है कॉन्सेप्ट है वो वर्क कैसे करता है इंडिया में, इन सब तमाम क्वेश्चंस को उठा करके हम लोग बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और समझ करके आगे हम इस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे।